काफी दोस्तों, आप सभी का हमके शाह क्लासेस में स्वागत है। आज ये घटना चक्र हम लोग देखेंगे आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत के इतिहास का ये पहला लेक्चर है। इसमें हम लोग देखेंगे यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो जो यूरोपीय कंपनियों के आगमन के अंतर्गत मोस्ट एमसीक्यू अभी ये आधुनिक भारत की सीरीज चलेगी, जो कि भारतीय इतिहास का थर्ड पार्ट है, आधुनिक भारत का इतिहास। इसमें यूरोपीय कंपनियों से रिलेटेड जो अब तक एमसीक्यू पीवाईक्यू पूछे गए हैं, उन सारे प्रश्नों को हम लोग सीरियल बाय सीरियल और चैप्टर बाय चैप्टर कवर करेंगे, जो कि अब तक क्वेश्चन यहाँ से बने हुए हैं। इसमें लगभग में 50+ प्रश्नों को हम लोग कवर करेंगे, जो कि विभिन्न एग्जामों में पूछे गए हैं। और वीडियो जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है अपकमिंग एग्जामों के लिए। तो इस चैनल पहली बार है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। कुछ इसमें जो कंपनी और स्थापना बस थोड़ा देख ले रहे हैं। इसमें कह रहा है एस्तादो द इंडिया यानी पुर्तगाली जो कंपनी है, इसकी स्थापना 1498 ईस्वी में हुई थी। दूसरा है कि वेरिंग द ओस्ट इंडिया कंपनी यानी डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में। द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज अर्थात अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। और डेन ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 में हुई थी। साथ ही साथ कंपनी देश इंदेश ओरिएंट लैंड की स्थापना 1664 में हुई थी। अब सीधे सीधे हम लोग रिलेटेड जो है क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन के नीचे जो फैक्ट हैं उनको पढ़ेंगे, क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो हम लोग खाली जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिस टाइप से क्वेश्चन बने हैं, उन्हीं को हम लोग कवर करेंगे। और आगे आपके कई एग्जाम लगे हुए हैं, तो इसको देखते हुए थोड़ा फास्ट रिवीजन, चारों ऑप्शन न पढ़ करके एक ऑप्शन जो सही है उसको देखा जाएगा। बाकी आप लोग वीडियो पॉज करके चारों ऑप्शन देख करके आप गेस कर सकते हैं। साथ ही साथ एनसीईआरटी सार संग्रह की पूरी बुक जो है सबकी अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, कंप्लीट हो गया है। आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। और चाहे वो हिस्ट्री हो, हिस्ट्री के अंतर्गत मेडवल हो गया, एंशिएंट हो गया और मॉडर्न हो गया। साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो हो गया, पर्यावरण पारिस्थितिकी हो गया, और संविधान में राज्य व्यवस्था आपका हो गया। साथ ही साथ जो है आपका इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन इकोनॉमी, इस सब की प्लेलिस्ट बनी हुई है एनसीईआरटी सार संग्रह की वन लाइनर की। तो आप प्लेलिस्ट पे जाकर के वन लाइनर देख सकते हैं। साथ ही साथ उससे रिलेटेड जो कंप्लीट हो गया, उससे रिलेटेड हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख रहे हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है कि वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष में आया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार विभिन्न एग्जामों में बना हुआ है क्वेश्चन। तो ये 1498 एडी में आया था। कौन? वास्को डी गामा। ये कहाँ पहुंचा था? कालीकट। और राजा जमोरी ने इसका स्वागत किया था। तो हम लोग देखते हैं इससे रिलेटेड जो है फैक्ट जरूर पढ़ेंगे, क्योंकि फैक्ट से क्वेश्चन जो है सेम क्वेश्चन ना रिपीट करके फैक्ट से पूछ लेता है। कह रहा मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से संबंधित स्थापित करने वाले पुर्तगीज थे, और पहले पुर्तगीज वास्को डी गामा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पर 20 मई 1498 को पहुंचा। उसने यहाँ पहुंचकर भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज की। कालीकट के तत्कालीन जो शासक थे जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया था। पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में कालीकट, गोवा, दमन, दीव एवं हुगली के बंदरगाहों में अपनी व्यापारिक कोठियां स्थापित की। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मीडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बना। ये भी ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बना है। 1505 में फ्रांसिस्को द अल्मीडा ये भारत का पहला पुर्तगाली वायसराय बना एवं गवर्नर बन करके आया था। और व्यापारिक हितों के परिप्रेक्ष्य में हिंद महासागर में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए अल्मीडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी बनाई थी। तो ब्लू वाटर पॉलिसी कई बार पूछा गया है कि ब्लू वाटर पॉलिसी किसने बनाया था या किसके समय में आया था। तो ये फ्रांसिस्को द अल्मीडा के शासनकाल में ही आया था।
अर्थात नीला जल की नीति, कभी कभी पूछ लेता है कि नीले जल की नीति का प्रतिपादन किसने किया, तो ये किया था फ्रांसिस्को द अल्मीडा ने, और ये भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय एवं गवर्नर बन करके आया था। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन नीला जल योजना अर्थात ब्लू वाटर पॉलिसी से संबंधित है, तो ये संबंधित है फ्रांसिस्को द अल्मीडा, अर्थात राइट ऑप्शन हमारा ए विकल्प होगा। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार विभिन्न एग्जामों में पूछा गया है। कह रहा है मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे, तो मध्यकाल में सबसे पहले भारत से व्यापारी जो संबंध है वो स्थापित करने वाले जो थे वो आपके थे पुर्तगाली। सबसे पहले पुर्तगालियों ने ही भारत से व्यापार प्रारंभ किया था मध्यकाल में, अगर शासकों की बात करें तो 3 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो डी विकल्प होगा। देखिए कितनी बार पीसीएस में पूछा गया है और कई विभिन्न एग्जामों में भी पूछा गया है। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वास्को डी गामा भारत कब आया था, तो वास्को डी गामा भारत 1498 ईस्वी में आया था, भी हम लोगों ने ऊपर वाले क्वेश्चन में देखा है, तो 4 नंबर का राइट ऑप्शन सी विकल्प है। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन है। 5 नंबर कह रहा है कि पुर्तगाली उपनिवेश के प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ, तो पुर्तगाली उपनिवेश का जो है पहला वायसराय, अभी हम लोगों ने ऊपर वाले प्रश्न में देखा है कि पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम जो वायसराय भारत में हुआ वो हुआ अल्मीडा, फ्रांसिस्को द अल्मीडा, यानी राइट ऑप्शन 5 नंबर का सी विकल्प है अल्मीडा। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 6 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया, तो वास्को डी गामा का कालीकट में जो स्वागत किया था वो जमोरिन, उस समय जमोरिन वहाँ के शासक थे और जमोरिन ने इसका स्वागत किया, तो 6 नंबर का राइट ऑप्शन सी विकल्प होगा। और 6 नंबर के बाद 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर चूंकि कोड पे मैचिंग पे आधारित है, तो इसमें हम लोग देखते हैं कि सूची फर्स्ट और सूची सेकंड, एक तरफ सूची फर्स्ट दिया हुआ है समुद्री यात्री, दूसरी तरफ दिया हुआ है सूची सेकंड देश, यानी कौन सा समुद्री यात्री किस देश से रिलेटेड है। जैसे वास्को डी गामा, तो वास्को डी गामा ये पुर्तगाल का था, तो ए का हो जाएगा 2, और क्रिस्टोफर जो कोलंबस है, क्रिस्टोफर कोलंबस ये स्पेन का था, तो ये बी का हो जाएगा फर्स्ट, और कैप्टन कुक जो है ये आपका जो है इंग्लैंड का था, यानी ग्रेट ब्रिटेन का हो गया कैप्टन कुक, और तस्मान जो है ये हॉलैंड का जो है यात्री था। तो इस हिसाब से जो हमारा ऑप्शन निकल करके आएगा वो 2 1 4 3, 2 1 4 3, यानी राइट ऑप्शन हमारा बी विकल्प होगा 2 1 4 3। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से वन लाइनर भी बना सकते हैं और कोट वाले मैचिंग का तो है, ये कोट वाले क्वेश्चन भी बन सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन इसी से रिलेटेड कह रहा है, फैक्ट है कि पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा ने भारत की मार्ग की, स्पेन यात्री जो था वो कोलंबस ने अमेरिका की, और ब्रिटेन के जो कैप्टन कुक थे वो ऑस्ट्रेलिया की, तथा हॉलैंड के जो तस्मान ने वान डिमांड लैंड अर्थात वर्तमान तस्मानिया में पड़ता है तथा न्यूजीलैंड की खोज की थी। और 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो भारत में पुर्तगाली शक्ति का जो वास्तविक संस्थापक था वो अल्बुकर्क था, तो अल्बुकर्क जो है ये भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक था अल्बुकर्क। इससे जो रिलेटेड फैक्ट है वो देखते हैं हम लोग। कह रहा कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क था, जो कि 1509 से 1515 तक था। इसने भारत में एक प्रादेशिक शक्ति के रूप में पुर्तगाली राज्य की स्थापना की। फरवरी 1510 में बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान से गोवा को जीतना अल्बुकर्क की पहली महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। गोवा की विजय ने दक्षिण पश्चिमी समुद्र तट पर पुर्तगाली नौसैनिक प्रभुत्व पर मोहर लगा दी, और इसके साथ ही भारत में क्षेत्रीय पुर्तगाली राज्य की स्थापना हुई। अल्बुकर्क ने भारत में पुर्तगालियों की संख्या में वृद्धि करने एवं उनकी अस्थायी बस्तियां बसाने के उद्देश्य से पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं के साथ विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया। तो भारत में जो पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक था वो अल्बुकर्क था। और नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि
भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? हमें सही नहीं ढूंढना है। कह रहा है पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया। और बी ऑप्शन कह रहा है कि अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में लगाया। सी कह रहा है कि पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनियों ने 1633 में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया। और डी कह रहा है डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा जो है किया था। तो इसमें ये पूछ रहा है कि कौन सा सही नहीं है। सही नहीं है तो ये पहला वाला सही नहीं है। जो है पुर्तगालियों ने 1499 गोवा पर कब्जा किया था, ये सही नहीं है। बाकी बी सही है, सी सही है और डी सही है। फर्स्ट वाला सही नहीं है, तो राइट ऑप्शन आपका 9 नंबर का ए विकल्प होगा, चूंकि पूछ रहा है कि सही नहीं है। आगे जो है 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 10 नंबर कह रहा है कि पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? तो पुर्तगालियों ने भारत में पहले दुर्ग का निर्माण जो किया था वो कोचीन में किया था। तो राइट ऑप्शन 10 नंबर का सी विकल्प होगा। पुर्तगालियों ने भारत में प्रथम यूरोपीय दुर्ग भी का निर्माण अल्फांसो दा अल्बुकर्क, जो कि उस समय वो गवर्नर नहीं था, द्वारा 1503 ईस्वी में कोचीन में कराया गया था। तो 10 नंबर का राइट ऑप्शन आपका सी विकल्प होगा। और 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए? तो सामुद्रिक व्यापारिक जो केंद्र स्थापित किए ये किए थे पुर्तगालियों ने, क्योंकि उस समय पुर्तगाली ही भारत में जो है इनकी शक्ति। कह रहा है कि यूरोपीय शक्तियों ने सर्वप्रथम पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किया। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस्को द अल्मीडा था, जो कि 1509 ईस्वी में दीव पर अधिकार कर लिया था। दीव पर अधिकार के साथ ही पुर्तगाली हिंद महासागर में सबसे अधिक शक्तिशाली हो गए। पुर्तगालियों ने हिंद महासागर से होने वाले व्यापार पर एकाधिक स्थापित कर लिया तथा यहाँ से गुजरने वाले अन्य जहाजों से कर की वसूली की। तो ये रहा। और 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वो थी। तो बंगाल की कौन सी फैक्ट्री है जो कि पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी? तो ये थी हुगली जो बंगाल की फैक्ट्री थी, ये इस पर जो है पुर्तगालियों ने ही इसे स्थापित किया था। तो 12 नंबर का राइट ऑप्शन सी विकल्प होगा, हुगली। इससे रिलेटेड फैक्ट देखते हैं कि पुर्तगाली गवर्नर नीनो डी कुन्हा, ये पुर्तगाली गवर्नर था नीनो डी कुन्हा, जो कि 1529 से 1538 ईस्वी तक था। मद्रास के निकट सेंथोनी और बंगाल में हुगली में पुर्तगाली बस्तियां स्थापित कर भारत के पूर्वी समुद्र तट की ओर पुर्तगाली वाणिज्य का विस्तार किया। 1534 ईस्वी में पुर्तगालियों ने बंगाल के शासक कुछ समय थे गयासुद्दीन महमूद शाह से सतगांव और चटगांव में अपनी फैक्ट्रियां स्थापित करने की अनुमति प्राप्त कर ली। इसके बाद संपूर्ण बंगाल में अनेक पुर्तगाली बस्तियों की स्थापना की गई। चटगांव, जिसे पुर्तगाली महान बंदरगाह के रूप में अभिहित करते हैं, उनके द्वारा प्रयुक्त किया जा रहा था, किंतु 16वीं सदी में सतगांव का पतन हो गया और उसका स्थान हुगली ने ले लिया। चेनसुरा में डचों ने गुस्तावुस किले का निर्माण कराया और श्री रामपुर डेनिश का प्रमुख केंद्र था। तो ये इससे रिलेटेड फैक्ट थे। क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगला जो क्वेश्चन है वो 13 नंबर कह रहा है कि पांडिचेरी, जो कि वर्तमान में पुडुचेरी के नाम से जाना जाता है, कथनों पर विचार करना है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थी, तो ये सही है। दूसरा कह रहा है कि पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी जो यूरोपीय शक्ति थी वो फ्रांसीसी थी, ये गलत है। और तीसरा कह रहा अंग्रेजों ने कभी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया, ये भी गलत है। तो यानी पहला ऑप्शन सही है। और सही को हमें कह रहा है कि कौन सा कथन सही है, तो ये केवल और केवल फर्स्ट सही है, सेकंड गलत है और थर्ड गलत है, क्योंकि अंग्रेजों ने भी पांडिचेरी पर आक्रमण किया था। इससे रिलेटेड कह रहा है कि पांडिचेरी में सर्वप्रथम पुर्तगालियों ने अपना उपनिवेश स्थापित किया था। पांडिचेरी में इसके बाद
इसके बाद जो है डेंस और डचों ने अपनी व्यापारिक कोठियां स्थापित की। उसके बाद 1673 में फ्रांसीसियों ने यहाँ अपनी बस्ती स्थापित की। अंग्रेजों ने भी पांडिचेरी पर 1793 ईस्वी में कब्जा कर लिया था और फिर 1814 में हुई पेरिस की संधि के तहत इसे फ्रांस को सौंप दिया था। इस प्रकार केवल फर्स्ट सही है। तो 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था। तो हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए जो अड्डा बनाया था वो पुर्तगालियों ने बनाया था। तो राइट ऑप्शन 14 नंबर का ए विकल्प होगा, पुर्तगाली। पुर्तगालियों द्वारा हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया था। 14 नंबर के बाद 15 नंबर हम लोग देखते हैं और 15 नंबर कह रहा है कि बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था। तो ये करते थे पुर्तगाली लोग। तो राइट ऑप्शन आपका सी विकल्प होगा, पुर्तगाली। इसके बाद हम लोग देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था। तो कलकत्ता के जो संस्थापक थे वो जाप चारनाक थे। तो कलकत्ता के संस्थापक जाप चारनाक, यानी राइट ऑप्शन आपका बी विकल्प है, जाप चारनाक। कह रहा है कि कासिम बाजार की फैक्ट्री के प्रमुख जाप चारनाक ने, ये कासिम बाजार की स्थापना भी इन्होंने किया था। जो है फैक्ट्री की स्थापना जाप चारनाक ने की थी, जो कि अंग्रेज व्यापार केंद्र के लिए हुगली के स्थान पर सुतानूनी अथवा सुतनौती, जो कि कलकत्ता का स्थल को चुना और उसे ही कलकत्ता का संस्थापक माना जाता है। हालांकि मई 2003 में दिए गए निर्णय में कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने जाप चारनाक को कलकत्ता का संस्थापक न मानते हुए कहा कि कलिकाता जाप चारनाक के आगमन के पूर्व अस्तित्व में था तथा इस आधार पर कलकत्ता की स्थापना 24 अगस्त 1690 दिवस में भी नहीं माना जा सकता है। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कलकत्ता किसने बसाया था। तो 17 नंबर का जो राइट ऑप्शन है, कलकत्ता को बसाया था जाप चारनाक ने, यानी राइट ऑप्शन 17 नंबर का डी विकल्प होगा, जाप चारनाक ने कलकत्ता को बसाया था। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था। तो भारत में प्रथम नगर निगम जो स्थापित किया गया था वो आपके मद्रास में किया गया था। तो राइट ऑप्शन 18 नंबर का भी विकल्प होगा, मद्रास। यानी आधुनिक भारत में पहला नगर निगम कब स्थापित किया गया, 1688 ईस्वी में स्थापित किया गया। और कहाँ स्थापित किया गया, तो ये मद्रास में स्थापित किया गया। में मद्रास के पूर्व प्रेसिडेंसी शहर में स्थापित किया गया था 1688 ईस्वी में पहला नगर निगम। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की। तो भारत के साथ व्यापार के लिए सबसे पहले संयुक्त पूंजी कंपनी की स्थापना जो करने वाले थे वो डच लोग थे। तो राइट ऑप्शन 19 नंबर का बी विकल्प होगा, डच। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी 1599 ईस्वी में लंदन में स्थापित अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, द गवर्नर एंड द कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज थी। इसके बाद 1602 ईस्वी में जो है डच हॉलैंड संसद द्वारा पारित प्रस्ताव से एक संयुक्त डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। तो विकल्प में ब्रिटेन न होने के बाद कारण बी सही है, यानी तो इसी का जो है 19 नंबर का राइट ऑप्शन बी है। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में कौन एक सही है। कह रहा है आधुनिक कोची भारत की स्वतंत्रता तक डच उपनिवेश था। और बी कह रहा है कि डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोची में उन्होंने फोर्ट विलियम का जो है निर्माण किया। और सी ऑप्शन कह रहा है कि आधुनिक कोची पहले डच उपनिवेश था जिस पर बाद में पुर्तगालियों का अधिकार हो गया। और डी कह रहा है कि आधुनिक कोची कभी भी ब्रिटिश उपनिवेश का भाग नहीं था। तो इसमें सही पूछ रहा है और सही ऑप्शन आपका जो है राइट ऑप्शन होगा बी, डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोची में उन्होंने फोर्ट विलियम कॉलेज का निर्माण कराया। 20 नंबर के बाद जो है 20 का कुछ फैक्ट दिया हुआ है। कह रहा है डचों ने पुर्तगालियों को पराजित कर आधुनिक कोची में फोर्ट विलियम कॉलेज का निर्माण कराया। तो डच ही थे।
और 20 नंबर के बाद 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था। तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का जो राज था, तो भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी, इसके कारण भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी सफल हुई। दूसरा है, ये भी सही है, और दूसरा कह रहा है कि कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे, इसके कारण भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी सफल हुई, ये भी सही है। और तीसरा कह रहा है, भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिसके फलस्वरूप कोई भी जो उन्हें अच्छा वेतन दे उनकी सेवा में लगा सकता था, तो ये भी सही था। तो अर्थात ये तीनों ऑप्शन सही थे, जिससे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी फली फूली। तो राइट ऑप्शन आपका डी विकल्प होगा, उपयुक्त सभी। इससे रिलेटेड फैक्ट हम लोग देखते हैं, कह रहा है कोई उपयुक्त तीनों कारण ही भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता में सहायक थे। तो 1599 में ईस्वी में इंग्लैंड में एक मर्चेंट एडवेंचर्स नामक दल ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी अथवा द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडियाज कंपनी की स्थापना की गई। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था। ब्रिटिश कंपनियों में भारत में व्यापार करने का पहला जो अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था, वो प्राप्त हुआ था लीवेंट कंपनी को, अर्थात राइट ऑप्शन आपका ए विकल्प होगा 22 नंबर का, लीवेंट कंपनी। लीवेंट कंपनी को 1593 में स्थल मार्ग से भारत में व्यापार करने का अधिकार पत्र प्राप्त हुआ। 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज को समुद्री मार्ग से ईस्ट इंडीज के साथ व्यापार करने की पहला अधिकार पत्र प्रदान किया गया। 1702 ईस्वी में इसने न्यू कंपनी तथा महारानी एनी के साथ मिलकर एक त्रिपक्षीय इकरारनामा किया, जिसके तहत पुरानी कंपनी 7 साल के भीतर खुद को बंद कर देगी, तथा 1709 ईस्वी में दोनों कंपनियां मिलकर नए नाम यानी यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज के रूप में अपना व्यापार को बढ़ाएंगी, यानी अपने व्यापार को बढ़ाएंगी। ये कंपनी जो है सामान्यतः ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से प्रसिद्ध हुई, जो कि 1600 में स्थापित हुई थी। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन सा बादशाह था। यानी लंदन में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ, उस समय भारत का जो बादशाह था वो कौन था। तो उस समय भारत के बादशाह अकबर थे। तो राइट ऑप्शन 23 नंबर का ए विकल्प होगा, अकबर। सितंबर 1599 में लंदन में कुछ व्यापारियों ने लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में एक सभा का आयोजन किया है। इसमें पूर्वी जो द्वीप समूह के साथ व्यापार करने की योजनाएं तैयार की गई। इन व्यापारियों ने पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने के आशय से 1599 ईस्वी में एक कंपनी का गठन किया था, और इसका नाम गवर्नर एंड कंपनी ओ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज रखा गया। इस दौरान भारत का जो बादशाह थे वो अकबर थे, और अकबर ने 1556 से 1605 ईस्वी तक शासन किया। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया। तो भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया, और ये बताना है कि किस मुगल सम्राट के समय में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। तो उस समय जो शासन था वो जहांगीर का था। जहांगीर के शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया। जहांगीर के शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने वर्ष 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम अथवा मछलीपट्टनम में एक अस्थायी कारखाना स्थापित किया। 1613 ईस्वी में सूरत में स्थापित कारखाना अंग्रेजों का पहला अस्थायी कारखाना था। पहला अस्थायी कारखाना 1613 ईस्वी में जो है सूरत में स्थापित किया। तो राइट ऑप्शन इसका बी विकल्प होगा। और 25 नंबर कह रहा है कि भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की। तो ये स्थापित की थी सूरत में। राइट ऑप्शन 25 नंबर का डी विकल्प होगा, सूरत। फिर आगे देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 17वीं इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाना
जो है स्थित है, ये कहाँ स्थित है? ए ऑप्शन है भरूच, फिर दूसरा है चिकाकोल, तीसरा है तिरुचिरापल्ली, और 26 नंबर में आपको कह रहा है कि कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करें। तो केवल जो है भरूच में स्थापित किया गया था, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कारखाना जो अपना स्थापित किया भरूच में। तो राइट ऑप्शन 26 नंबर का ए विकल्प होगा, केवल पहला, भरूच। 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश 1625 ईस्वी तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत, भरूच, जो कि आपका बुरहानपुर, अहमदाबाद और आगरा में अपने कारखाने स्थापित कर लिए थे। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली फैक्ट्री स्थापित की गई थी सूरत में। तो राइट ऑप्शन 27 नंबर का डी विकल्प होगा, सूरत। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को हराया था और कहाँ हराया था? स्वाली में। तो वो अंग्रेज जो है अधिकारी था आपका थॉमस बेस्ट। थॉमस बेस्ट ने पुर्तगालियों को स्वाली में हराया था। तो राइट ऑप्शन 28 नंबर का बी विकल्प होगा। 29 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया? तो सूरत में अपना सबसे पहला कारखाना स्थापित करने वाले थे वो अंग्रेज थे। तो राइट ऑप्शन आपका बी विकल्प हो जाएगा 29 नंबर का, बी विकल्प कह रहा यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम सूरत में फैक्ट्री स्थापित की थी। 1613 ईस्वी में जहांगीर ने अंग्रेजों को सूरत में स्थायी कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी। सूरत में डचों द्वारा फैक्ट्री 1616 ईस्वी में, जबकि फ्रांसीसियों द्वारा 1688 ईस्वी में स्थापित की गई थी। उल्लेखनीय है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में अपना पहला कारखाना स्थापित किया था, जो कि अस्थायी था। इन्होंने अपना प्रथम अस्थायी कारखाना 1613 ईस्वी में सूरत में ही स्थापित किया था, तथा फ्रांसीसियों ने भी अपना पहला कारखाना 1688 ईस्वी में सूरत में ही स्थापित किया था। तो ये जो है फ्रांसीसियों ने भी अपना पहला कारखाना सूरत में स्थापित किया, लेकिन 1668 में, और जो ये थे मसूलीपट्टनम में स्थापित किया था, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहला अपना कारखाना स्थापित किया था, स्थायी कारखाना, ये भी 1613 ईस्वी में सूरत में ही स्थापित किया था। सन का सिर्फ फर्क है। अगला क्वेश्चन 30 नंबर कह रहा है कि वर्ष 1613 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना यानी व्यापार स्थल स्थापित करने की अनुमति मिली थी? तो ये अनुमति मिली थी सूरत में। जितने भी क्वेश्चन जो है यूरोपीय कंपनियों के आगमन से रिलेटेड बने हुए हैं अब तक, वो सारे क्वेश्चन को इसमें कवर किया गया है। तो 30 नंबर का जो राइट ऑप्शन होगा वो डी विकल्प होगा, सूरत। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी? तो ये प्रेसिडेंसी थी सूरत में। तो राइट ऑप्शन 31 नंबर का ए विकल्प होगा, सूरत। ईस्ट इंडिया कंपनी ने आरंभ में सूरत को प्रेसिडेंसी बनाया, बाद में ये बॉम्बे हस्तांतरित कर दी गई थी। तो 31 नंबर का राइट ऑप्शन ए विकल्प, सूरत। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंबई किसके लिए था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंबई किससे लिया था? तो ये लिया था पुर्तगालियों से। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंबई को पुर्तगालियों से लिया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंबई पुर्तगालियों से लिया था 1661 ईस्वी में। इंग्लैंड के जो सम्राट थे चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से होने पर चार्ल्स को पुर्तगालियों द्वारा बंबई उपहार स्वरूप प्रदान किया गया था, जिसे उन्होंने 10 पाउंड वार्षिक किराए पर 1668 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। 32 के बाद 33 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और 33 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज, जो कि उत्तर प्रदेश में है, के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ? यानी प्रयागराज के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ। तो वो वर्ष था 1797 ईस्वी में। 1797 ईस्वी में जो है अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया था प्रयागराज किले पर। अवध के नवाब उस समय थे शहादत अली ने 1797 ईस्वी में प्रयागराज इलाहाबाद का किला अंग्रेजों को सौंप दिया था।
तो 33 नंबर का राइट ऑप्शन डी विकल्प होगा 1797। और 34 नंबर कह रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अंग्रेज गवर्नर थे औरंगजेब को भारत से निष्कासित किया गया था, ये सर जॉन चाइल्ड के द्वारा, सर जॉन चाइल्ड के द्वारा जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के अंग्रेज गवर्नर थे सर जॉन चाइल्ड को औरंगजेब ने भारत से निष्कासित कर दिया था। बम्बई के अंग्रेज गवर्नर जॉन चाइल्ड ने 1688 ईस्वी में बम्बई और पश्चिमी समुद्री तट के मुगल बंदरगाहों का घेरा डाला था। मक्का जाने वाले हज यात्रियों को बंदी बनाने का प्रयास किया। फलस्वरूप उसे औरंगजेब ने भारत से निष्कासित करने का आदेश दिया था। मुगल शासक औरंगजेब के सामने उसे विवश होना पड़ा और अंततः उसे माफी मांगनी पड़ी सर जॉन चाइल्ड को। तो 34 नंबर का राइट ऑप्शन बी विकल्प है। 35 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था, यानी जो पहला कर्नाटक युद्ध हुआ उसका मेन कारण क्या था। तो पहला है कह रहा है कि अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच प्रतिद्वंद्विता, और बी ऑप्शन कह रहा है कि ऑस्ट्रिया की राजगद्दी की जंग, और सी ऑप्शन कह रहा है कि कर्नाटक की राजगद्दी का मामला, और डी है अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपका डी विकल्प है। प्रथम कर्नाटक युद्ध का जो तत्कालिक कारण था वो ये था कि अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण, यानी राइट ऑप्शन डी विकल्प है। अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज को अधिग्रहित कर लिया गया था। इसमें कह रहा कि कर्नाटक का प्रथम युद्ध हुआ था 1746 से 48 तक, और ये पूछा भी गया है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ। और ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध को जो कि 1740 ईस्वी में आरंभ हुआ था का विस्तार मात्र था, और गृह सरकारों की आज्ञा के विरुद्ध ये दोनों दल जो कि अंग्रेज और फ्रांसीसी में 1746 ईस्वी में युद्ध आरंभ हो गया। और अंग्रेज जो कैप्टन थे वर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाजों पर जो है अधिकार कर लेना युद्ध का तत्कालिक कारण था। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया। तो कर्नाटक युद्ध जो लड़ा गया था वो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य लड़ा गया था। तो राइट ऑप्शन 36 नंबर का ए विकल्प है, अंग्रेज व फ्रांसीसी। अंग्रेज फ्रांसीसियों के मध्य कर्नाटक का युद्ध लड़ा गया। 37 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं जो कि मैचिंग पे आधारित है, और मैचिंग इसमें दिया हुआ है, कह रहा है एक तरफ दिया हुआ है सूची फर्स्ट और एक तरफ दिया हुआ है सूची सेकंड। सूची फर्स्ट में युद्ध दिए हुए हैं और सूची सेकंड किस किस से संधि हुई ये दिया हुआ है। तो इसमें जो है आपको जो है मैच कराना है। कह रहा है कि प्रथम कर्नाटक जो युद्ध हुआ वो एक्सला चैपल की संधि के साथ समाप्त हुआ। ये हम सब लोगों ने एनसीईआरटी सार संग्रह में सब कवर किया है ऑनलाइन, तो उसको अगर चाहें तो देख सकते हैं। तो प्रथम कर्नाटक जो युद्ध हुआ वो एक्सला चैपल की संधि से के साथ अंत हुआ, और जो दूसरा जो तृतीय कर्नाटक युद्ध हुआ ये पेरिस की संधि के साथ इसका जो है अंत हुआ। और द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो हुआ वो ये आपके अनिर्णायक युद्ध था, तो ये तीसरे से हो जाएगा। और प्रथम मैसूर जो युद्ध हुआ वो ब्रिटिश की हार से रिलेटेड है। तो इस हिसाब से इसका जो ऑप्शन बनेगा वो 4-1-3-2 अर्थात सी ऑप्शन सही होगा, 4-1-2-3, यानी 37 नंबर का राइट ऑप्शन सी विकल्प होगा। प्रथम कर्नाटक युद्ध एक्सला चैपल के संग, तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि के साथ अंत, और द्वितीय कर्नाटक युद्ध अनिर्णायक युद्ध रहा, यानी इसमें कोई निर्णय नहीं हुआ। और प्रथम जो मैसूर युद्ध हुआ वो ब्रिटिश की हार हुई, तो इससे रिलेटेड था। और आगे हम लोग देखते हैं कि जो 38 नंबर क्वेश्चन है, 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है, नहीं वाले को चुनना है। कह रहा है कि कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 48 तक रहा, ये सही है। और दूसरा विकल्प कह रहा है कि कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 1750 से 52 तक हुआ, तो ये आपका गलत है, यानी बी ऑप्शन आपका सही नहीं है। तीसरा कह रहा है कि कर्नाटक का तृतीय युद्ध ये 1758 से 63 तक रहा, ये भी सही है। और चौथा पानीपत का तृतीय युद्ध
1661 में हुआ, ये भी जान लेना जरूरी है। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सही सुमेलित नहीं है, तो बी ऑप्शन सही सुमेलित नहीं है, यानी राइट ऑप्शन 38 नंबर का बी विकल्प होगा। देख ले रहे हैं कि कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 48 तक, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 1749 से 54 तक और कर्नाटक का तृतीय युद्ध 1758 से 63 तक। पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ वो 1761 में हुआ। उल्लेखनीय है कि भारत में अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच लड़े गए युद्ध को कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है, यानी भारत में जो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य जो युद्ध लड़े गए हैं उन्हीं को कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। आगे हम लोग क्वेश्चन 39 नंबर देखते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्रथम यूरोपीय शक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की थी। तो ये जो भारतीय जो है वो क्षेत्रीय करा के पहला यूरोपीय व्यक्ति कौन था, तो वो पहला यूरोपीय व्यक्ति था डुप्ले। डुप्ले ऐसा व्यक्ति था जो कि भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय सेनाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की थी डुप्ले ने। तो 39 नंबर का राइट ऑप्शन बी विकल्प होगा डुप्ले। और इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट दिया हुआ देख लेते हैं। डुप्ले ने पहली बार वह हथकंडे प्रयोग किए जो भारत को जीतने के लिए अंग्रेजों के मार्गदर्शक बने। डुप्ले प्रथम यूरोपीय था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की। यह डुप्ले ही था जिसने पहली बार यूरोपीय सेना को भारतीय राज दरबारों में भारतीय वे पर नियुक्त करवाया था तथा जिसने पहली बार यूरोपीय हितों के लिए भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप किया था। भारत में यूरोपीय साम्राज्य की नींव रखी। उसके बारे में जीबी मालसिन ने लिखा है कि उसकी योजनाओं का प्रभाव उसके जाने के पश्चात भी रहा। वह भूमि जिसे उसने अपनी सूझबूझ से जीता था, वो उर्वर बनाया था। वह क्षमता जो उसने दर्शाई उसके लौटने के तुरंत पश्चात उसके प्रतिद्वंदियों ने उपयोग की और उससे अत्यधिक लाभ उठाया। तो ये था 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना किन स्थानों जो है कह रहा निम्न स्थानों में कहाँ लगाया। तो भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना जो लगाया था वो सूरत में लगाया था। फ्रांसीसियों ने सबसे पहला कारखाना भारत में सूरत में स्थापित किया। लुई 14वें के मंत्री कालवर्ट द्वारा 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई जिसे कंपनी दे इंदेश ओरिएंटलेस कहा गया। फ्रांसीसी कंपनी का निर्माण राज्य द्वारा हुआ और राज्य ही इसका सारा खर्च देता था। 1667 ईस्वी में फ्रांसीसी कैरो के नेतृत्व में एक अभियान दल भारत के लिए रवाना हुआ जिसने 1668 ईस्वी में सूरत में अपने पहले व्यापारिक कारखाने की स्थापना की। और अगला 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी। तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ स्थापित हुई थी, यानी फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी तो लुई 14वें के शासनकाल में। लुई 14वें के शासनकाल में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। 41 नंबर का राइट ऑप्शन ए विकल्प है। अभी फैक्ट हम लोगों ने ऊपर वाले क्वेश्चन में देखा है। और 42 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है। तो भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है कालबर्ट को। तो कालबर्ट इसका राइट ऑप्शन होगा 42 नंबर का। ऊपर वाले अभी जो क्वेश्चन थे उसमें फैक्ट दिया हुआ था। तो फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक जो थे वो कालबर्ट थे। और 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था। तो बंगाल में डचों द्वारा स्थापित जो कारखाना था वो आपका चिंसुरा था। चिंसुरा में स्थापित किया था और एक हुगली में भी स्थापित किया था। तो चिंसुरा और हुगली दोनों सही है। तो फिलहाल आप ऑप्शन में हुगली लगा सकते हैं अगर ये क्वेश्चन रिपीट होता है तो। इससे रिलेटेड आप फैक्ट देखते हैं। इसमें कह रहा है डचों ने बंगाल में पहली कंपनी पीपली में 1627 ईस्वी में स्थापित की। इसके कुछ ही दिन बाद डच पीपली से बालासोर चले गए और बंगाल में डचों ने 1635 ईस्वी से प्रारंभ 1656 ईस्वी के बीच कुछ समय तक
हुगली में फैक्ट्री का संचालन किया। 1656 ईस्वी के बाद हुगली के ही एक गांव चिंसुरा में 1653 ईस्वी में स्थापित फैक्ट्री डचों के व्यापार का मुख्य केंद्र बनी। स्पष्ट है कि विकल्प में डचों का जो कारखाना चिंसुरा हुगली के एक गांव के साथ हुगली मुख्यालय में भी था। 17वीं शताब्दी के समाप्त होने तक डच जो कंपनियां थी कासिम बाजार, पटना, ढाका, मालदा, बालासोर और बारंगोर, जुगदिया के साथ फतवा आदि स्थानों पर स्थापित हो चुकी थी। तो इसका हुगली। और 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पटना में अपनी जो कंपनी स्थापित की थी वह 1632 ईस्वी में स्थापित की थी। तो 44 नंबर का राइट ऑप्शन बी विकल्प होगा 1632। इसे रिलेटेड कह रहा है कि बंगाल का समृद्ध व्यापार की तरह आकर्षित बंगाल के समृद्धि व्यापार की तरह आकर्षित हो डचों ने 1615 एवं 1629 ईस्वी में असफल प्रयास किए। यद्यपि बंगाल में व्यापार का अवसर उन्हें 1632 ईस्वी में प्राप्त हुआ। 1632 में सर्वप्रथम पटना में डच ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश हुआ। यद्यपि पटना में डच फैक्ट्री की स्थापना 1632 के संदर्भ से ही संबंधित कोई स्रोत प्रामाणिकता की कसौटी पर स्पष्ट नहीं है। यद्यपि इतिहासकार ओम प्रकाश ने 1638 में पटना में डच फैक्ट्री की स्थापना संबंधी तथ्य प्रस्तुत किए हैं, जो आर्थिक तंगी के कारण उसी वर्ष बंद हो गई। वर्तमान में डच फैक्ट्री का वह स्थान पटना कॉलेज के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में पटना कॉलेज के नाम से जाना जाता है। तो राइट ऑप्शन ए 1632 होगा। और 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे। फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे। क्यों? क्योंकि इसका जो रीजन है, अंग्रेजों की जो फौज थी वो शक्तिशाली थी। तो राइट ऑप्शन आपका बी विकल्प होगा, अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी, इसी कारण जो है असफल रही। इससे रिलेटेड फैक्ट कह रहा है कि फ्रांसीसियों की पराजय का एक मुख्य कारण उनकी कमजोर नौसेना थी। वाल्टेयर के अनुसार ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध के समय फ्रांस की जल शक्ति का इतना ह्रास हुआ कि सप्तवर्षीय युद्ध के समय उनके पास एक भी जल पोत नहीं था। दूसरी ओर अंग्रेजों के पास एक शक्तिशाली सेना थी। 46 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो कि कोड पर आधारित है। और ये कोड हम लोग देखते हैं, कह रहा कि निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया। तो पहला है अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी और पुर्तगाली। कह रहा कोड के अनुसार उनके प्रवेश का सही तिथि क्रम, यानी जो क्रम लगाने को आ रहा है, इसको सबसे पहले आपको सेट करना। तो सबसे पहले नंबर पर तो पुर्तगाली आया, ये फर्स्ट नंबर पर हो जाएगा, यानी 4 पहले नंबर पर होगा। तो 4 पहले नंबर पर होगा। तो अगर ऑप्शन देख रहे हैं तो ये ऑप्शन पहले नंबर से हट गया, एलिमिनेट हो गया, सी वाला एलिमिनेट हो गया और डी वाला एलिमिनेट हो गया। अर्थात पहले नंबर पर पुर्तगाली आए तो 4 नंबर आपका पहला नंबर पर होगा। तो बी ऑप्शन सही है। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर डच आए, ये दूसरे नंबर पर आए। और उसके बाद अंग्रेज आए, ये थर्ड नंबर पर आए। और उसके बाद फ्रांसीसी, ये फोर्थ नंबर पर आए। तो इस हिसाब से ना, अगर ये चौथा ही सही है पुर्तगाली, अगर आपको पता है, तो ये आपका एलिमिनेट हो जाएगा और राइट ऑप्शन आपका बी निकल करके आ जाएगा। 46 नंबर का राइट ऑप्शन बी विकल्प होगा। भारत में यूरोपीय शक्तियों के आगमन का जो क्रम है वो पुर्तगीज, फिर डच, फिर अंग्रेज, फिर फ्रांसीसी। 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करके, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है। कह रहा है पांडिचेरी, जो पांडिचेरी था वह किससे संबंधित है? पांडिचेरी गोवा, ट्रांकेवार और संद्रास। इधर है डच, फ्रेंच, पुर्तगीज और डेनिश। तो इसको आपको देखना है। तो इसमें जो पांडिचेरी थे वह फ्रेंच से रिलेटेड है और गोवा आपका पुर्तगीज, यानी गोवा पर पुर्तगीज ने अधिकार किया। और चौथा है ट्रांकेवार, ट्रांकेवार पे जो है ये डेनिश, डेन, और संद्रास डच। इस हिसाब से ना आपका 2 3 4 1, अर्थात राइट ऑप्शन आपका ए विकल्प निकल के आएगा, 2 3 4 1। पांडिचेरी फ्रेंच, गोवा पुर्तगीज और ट्रांकेवार ये डेनिश ड्रेन जो है, और संद्रास डच। 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है
कि उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोपवासी को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। तो वह क्षेत्र जहां से यूरोपवासियों को सबसे ज्यादा सोरा और अफीम प्राप्त होता था, तो वो स्थान है बिहार। बिहार से सबसे ज्यादा सोरा और अफीम प्राप्त होता था। तो यूरोपवासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम बिहार से ही प्राप्त होता था। तो राइट ऑप्शन 48 नंबर का ए विकल्प होगा। 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। तो अफीम उत्पादन के लिए जो है अंग्रेजी शासनकाल में भारत का एक ऐसा क्षेत्र था जो अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था, और वो था बिहार। राइट ऑप्शन आपका ए विकल्प हो जाएगा 49 नंबर का, बिहार। अंग्रेजी शासनकाल में बिहार अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था। 50 नंबर हम लोग लास्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारियों के रूप में सबसे अंत में आए। तो सबसे अंत में जो आने वाले थे वो फ्रांसीसी थे। तो 50 नंबर का राइट ऑप्शन सी विकल्प होगा, फ्रांसीसी। आगे इससे रिलेटेड फैक्ट देख ले रहे हैं कि 16वीं 17वीं शताब्दी में यूरोप के अनेक राष्ट्रों के व्यापारी जो है समय समय पर व्यापार के उद्देश्य से भारत में आए। इन यूरोपियों में सबसे पहले 1498 ईस्वी में पुर्तगाली आए, और 1605 ईस्वी में डच, 1608 ईस्वी में अंग्रेज, और 1664 ईस्वी में फ्रांसीसियों का आगमन हुआ। इस प्रकार जो विकल्प है उसमें भारत आने वाले व्यापारियों में सबसे अंत में फ्रांसीसी का आगमन हुआ था। 51 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और 51 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि निम्न स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए। कौन कौन से स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए। तो एक तो नागपट्टनम में भी किया था, चिंसुरा में भी किया था, और मछलीपट्टनम में भी किया। सूरत, भरूच, आगरा भी विकल्प है, और सी में है कोचीन, अहमदाबाद और पटना। तो इसमें कह रहा है उपयुक्त सभी, यानी इन सभी स्थानों पर डचों ने जो है अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। सॉरी। तो 51 नंबर का राइट ऑप्शन डी विकल्प होगा। 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन कह रहा है कि मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन। दूसरा कह रहा है युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग। और तीसरा कह रहा है तंबाकू और लाल मिर्च की खेती। उपयुक्त में से कौन सा से अंग्रेजों की भारत की देन थी। इसमें ये आपको बताना है कि अंग्रेजों की देन क्या थी। तो इसमें अंग्रेजों की देन कुछ भी नहीं थी, अर्थात केवल एक, केवल दो, केवल दो, तीन, कोई भी नहीं, अर्थात इसमें कोई भी विकल्प सही नहीं है। तो राइट ऑप्शन 52 नंबर का डी विकल्प हो जाएगा, कोई नहीं। इसमें देख लेते हैं कि मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन अंग्रेजों से पूर्व शेरशाह सूरी एवं अकबर के द्वारा किया जा चुका था। और भारत में तंबाकू और लाल मिर्च की खेती पुर्तगालियों की देन थी। और चलती फिरती तोपों का जो प्रचलन था वो मुगल काल में ही था। अकबर के जो है आयुध निर्माण कारखाने में तमाम प्रकार की बड़ी छोटी तोपें तैयार की जाती थी। इस प्रकार इनमें से अंग्रेजों की भारत की कोई भी देन नहीं है। तो राइट ऑप्शन डी विकल्प होगा। 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में ये टिप्पणी की कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ असंगत है। तो इसका जो राइट ऑप्शन 53 नंबर का होगा वो टीबी मैकाले होगा। टीबी मैकाले, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में इसने टीबी मैकाले ने टिप्पणी की थी। और 53 नंबर के बाद में 54 नंबर कह रहा है कि एक्सला सापेल की जो संधि हुई 1748 में हुई, कि संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही है, ये आपको बताना है। कह रहा पहला कर्नाटक युद्ध की समाप्ति और अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हुआ। तो ये इसमें जो है दोनों कथन सही हैं, अर्थात एक्सला चैपल की जो संधि 1748 में हुई थी उसमें प्रथम कर्नाटक उसी से प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हुई और अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हो गया था। तो राइट ऑप्शन आपका सी विकल्प होगा। फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हैं। और लास्ट क्वेश्चन, ये आपका 55 नंबर लास्ट क्वेश्चन है। 55 नंबर कह रहा है कि भारत में अंग्रेजों की सफलता तथा फ्रांसीसियों की असफलता के कारण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ये कह रहा है कि अंग्रेजों को बंगाल विजय से अपार धन एवं जनशक्ति का मिलना,
और दूसरा है अंग्रेजों की बेहतर नौसैनिक ताकत। तो इसमें भी दोनों कथन सही है, कथन और कारण दोनों सही है। तो जो राइट ऑप्शन होगा वो दोनों सही है, यानी फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है, क्योंकि ये दोनों ही रिलेटेड हैं। भारत में अंग्रेजों की सफलता और फ्रांसीसियों की असफलता का कारण दोनों है। तो 55 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो सी विकल्प है। क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे इसका फैक्ट दे ले रहे हैं कि भारत में अंग्रेजों की सफलता के कई कारण थे, जिनमें अंग्रेजों की बेहतर नौसैनिक ताकत, बंगाल पर नियंत्रण से अपार जनधन की प्राप्ति और कंपनी के विभिन्न इकाइयों में समन्वय एक नेतृत्व आदि थे। तो ये दोस्तों रहा ये घटनाचक्र भारतीय इतिहास में जो है हम लोगों ने ये पहला लेक्चर देखा है आधुनिक भारत के इतिहास, जो कि ये घटना चक्र पर आधारित है। और इसमें हम लोग टोटल एमसीक्यू देखे हैं, जो कि ये एमसीक्यू आधारित है यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन से रिलेटेड था। और वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो लोग समझ रहे होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। और जो लोग एनसीईआरटी सार संग्रह ना देखे हों, प्ले लिस्ट पे जा करके चैप्टर बाय चैप्टर, लेक्चर बाय लेक्चर देख सकते हैं।